नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सिजोफ्रेनिया के बारे में। एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें इंसान अपने ही विचारों और रियलिटी के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं सिजोफ्रेनिया। आज हम इसके बहुत आसान से भाषा में समझेंगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं इस बीमारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट डाउन द इटियोलॉजी का रिस्क फैक्टर, ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कितने प्रकार के रिस्क फैक्टर होते हैं? टोटल 9 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर से मतलब होता है आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारक वे कारक होते हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। दूसरा है केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन। केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन का मतलब होता है ब्रेन में रासायनिक असंतुलन का होना। ये तब होता है जब हमारे ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर नाम का रासायनिक संदेशवाहक बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो जाता है, जो कि ब्रेन की कोशिकाओं के बीच में संचार के नियंत्रण को काम करता है। इस कंडीशन में हमें केमिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। थर्ड है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस। क्या होता है? यदि हमारे मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का उसका आकार या फिर उसकी संरचना में या उसके काम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भी हमें सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। चौथा पॉइंट है बर्थ कॉम्प्लिकेशन। बर्थ कॉम्प्लिकेशन से मतलब होता है जन्मजात, यानी कि किसी बच्चे को जन्म लेते ही उसमें किसी न किसी प्रकार की आनुवंशिक बीमारी हो गई हो, जिसमें उसे कुछ भ्रम टाइप होने लगा हो, अपने ही मन से कुछ भी सोचने लगा हो, तो ये भी सिजोफ्रेनिया का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। पांचवा पॉइंट है सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मतलब होता है सामाजिक और पर्यावरणीय कारण, यानी कि हमारे आसपास समाज में कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई हो जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब हो चुका हो, या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, ये किसी प्रकार से प्रदूषित हो चुका है जिसका सीधा असर हमारे दिमाग पे हो रहा है, तो भी हम सिजोफ्रेनिया की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसका अगला पॉइंट है सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब होता है मादक द्रव्यों का सेवन। मादक पदार्थ को हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं नशीले दवाओं का सेवन करना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे पदार्थों का गलत या ज़्यादा उपयोग करना जिससे उसके स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसको ही हम सब्सटेंस एब्यूज़ कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ही तनावपूर्ण है, इस वजह से भी इसका सीधा असर उसके दिमाग पे हो रहा है, इसी वजह से उसको सिजोफ्रेनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उस दौरान उसके प्रेगनेंसी में किसी न किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ गई हो तब भी हमें सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लामेशन। हो सकता है किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक हो, इस वजह से भी उसका जो सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन है हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन को सिजोफ्रेनिया होने के कारण है। फर्स्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। इसका मतलब होता है आनुवंशिक कारक। सिजोफ्रेनिया टेंड्स टू रन इन फैमिली, मतलब सिजोफ्रेनिया परिवार में ही होने वाली समस्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है जेनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग। If a parent sibling or a close relative has a schizophrenia, the chances of developing it are higher. यदि माता पिता या फिर भाई बहन हो सकते हैं या किसी करीबी रिश्तेदार को सिजोफ्रेनिया है तो ये संभव है कि इस सिजोफ्रेनिया की कंडीशन को विकसित करने की संभावना अधिक हो सकती है। इस मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व, नॉट जस्ट वन। इसमें केवल एक नहीं बल्कि कई जीन शामिल होते हैं जेनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग। अगला है केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। क्या है? द ब्रेन आर यूज केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो रासायनिक पदार्थ यूज़ करता है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, लाइक डोपामाइन एंड सीरोटोनिन।
जैसे कि डोपामाइन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, इन सेंड मैसेज बिटवीन ब्रेन सेल्स, और हमारे जो ब्रेन सेल्स होती है उनमें उनको मैसेज सेंड करने का काम करता है। In paranoid schizophrenia, there is often an overactivity of dopamine which affect thinking, behavior and emotions. इसका मतलब होता है शिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जिसमें डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही अधिक गतिविधि यानी कि एक्टिविटी करता है। ये डोपामाइन हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो सोचने और बिहेवियर या फिर हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जिससे मतिभ्रम या फिर मतिभ्रम से मतलब होता है हेलुसिनेशन, भ्रम का मतलब होता है डेल्यूशन, यानी कि हेलुसिनेशन और डेल्यूशन जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसे ही हम केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है दिस केमिकल इम्बैलेंस कैन लीड टू हेलुसिनेशन, हियरिंग वॉइस एंड डेल्यूशन, फॉल्स बिलीव्स, यानी कि जो ये केमिकल इम्बैलेंस जैसी कंडीशन होते हैं वो हेलुसिनेशन और डेल्यूशन जैसी कंडीशन लीड कर सकती है, जिसमें हमें फेक वॉइस सुनाई देती है जो एक्चुअल में होती ही नहीं, या फिर हमें ऐसा बिलीव्स होता है, ऐसा यकीन हो जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं होती है। ये हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? केमिकल इम्बैलेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस, यानी कि हमारे जो ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर, उसके काम करने की जो गति होती है उसमें किसी प्रकार का यदि चेंजेस हुआ है तो हमें सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन किस तरह से देखने को मिल सकती है। फर्स्ट पॉइंट है सम पीपल विद सिजोफ्रेनिया हैव स्लाइट चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ देयर ब्रेन, यानी कि कुछ पीपल में सिजोफ्रेनिया की कंडीशन हमें इस वजह से भी देखने को मिल सकती है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ गया हो। जैसे एग्जाम्पल इंक्लूड enlarged ventricles, reduce the size of certain brain regions and lower activity in parts that control thinking and emotion. इसका मतलब है कि बड़े हुए मतलब कि इनराज वेंट्रिकल, यानी कि जो उसका वेंट्रिकल का साइज़ है वो बड़ा हुआ हो, हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों का छोटा आकार होना, और सोचने और इमोशंस को जो कंट्रोल करने वाले हिस्से होते हैं उनमें जो गतिविधियाँ होती है उनका कम हो जाना। दिस चेंजेस में इंटरफियर विद प्रॉपर फंक्शनिंग, ये जो बदलाव है वो हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग में इंटरफियर करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीनेंटल फैक्टर्स, मतलब कि यदि किसी महिला को उसकी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो भी हमें सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ़ द मदर हैज़ इन्फेक्शन लाइक रूबेला और फ्लू, पुअर न्यूट्रिशन और यूजेस ड्रग और अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि किसी महिला को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि रूबेला हो, फ्लू हो, या फिर उसका जो खान पान है उसमें उसको न्यूट्रिशन जितनी मात्रा में मिलना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है, या फिर महिला किसी भी प्रकार के ड्रग का सेवन करती हो, ड्रग से रिलेटेड कोई और बीमारी से रिलेटेड दवाओं का सेवन करती हो, या फिर एल्कोहल का यूज़ करती हो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, इट कैन अफेक्ट द बेबीज़ ब्रेन डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट ही बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर सीधा असर डालते हैं। एक्सपोजर टू स्ट्रेस हार्मोन्स और टॉक्सिक सब्सटेंस इन द वूम्ब में इंक्रीज रिस्क लेटर इन लाइफ। इसका मतलब होता है गर्भाशय में तनाव होने वाले हार्मोन्स या फिर टॉक्सिक पदार्थों के संपर्क में आने से या फिर उसके बाद में जीवन में बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। यह होता है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है बर्थ कॉम्प्लिकेशन, यानी किसी व्यक्ति को उसके जन्म से ही उसमें किसी न किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हो। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ लो बर्थ वेट में बी लिंक्ड टू ब्रेन डेवलपमेंट इशू, मतलब इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को बर्थ के जन्म के साथ ही उसमें ऑक्सीजन की कमी हो या फिर उसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, जब उसकी प्रीमेच्योर
प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई हो या फिर जब उसका जन्म हुआ हो तब उसका लो बर्थ वेट रहा हो, ये सीधा ही उसके ब्रेन के डेवलपमेंट को जोड़ती है। यानी कि जब उसका मस्तिष्क का विकास होगा तो यदि उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो किस प्रकार से उसका ब्रेन डेवलप्ड हो सकेगा। इसमें भी डेवलपमेंट के इश्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस कॉम्प्लिकेशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग सिजोफ्रेनिया। इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हमें मेंटल डिसऑर्डर की ओर बढ़ावा देते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया। अगला है सब्सटेंस एब्यूज़। सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब होता है नशीले पदार्थों का सेवन करना। यूज ऑफ सर्टन ड्रग्स लाइक कैनाबिस, LSD, कोकीन एंड एम्फेटामिन्स कैन इंक्रीज इन रिस्क। मतलब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के ड्रग्स जैसे कैनाबिस हो गया, LSD, कोकीन वगैरह वगैरह हो गए, इनका जब वो यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है खतरे को। खतरा मतलब बीमारियों के खतरे से। दिस सब्सटेंस कैन डिस्टर्ब ब्रेन केमिस्ट्री एंड में इवन कॉज साइकोटिक सिम्टम्स। यानी कि जो ये सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे मस्तिष्क को पूरी तरह से डिस्टर्ब करते हैं, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसमें जो हार्मोन्स रिलीज होने रहते हैं वो हार्मोन्स में इम्बैलेंस पैदा हो जाते हैं, जो कि हमें साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट है, इन सम पीपल ड्रग यूज कैन ब्रिंग ऑन सिजोफ्रेनिया earlier और वर्सन इट्स सिम्टम्स। कुछ पीपल यदि ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो उन्हें सिजोफ्रेनिया देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी उन्हें अदर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो इससे अधिक भयानक बीमारी भी हो सकती हो। नेक्स्ट है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। यानी किसी व्यक्ति का जो जीवन है बहुत ही तनावपूर्ण बीत रहा हो तब भी हमें सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। फर्स्ट पॉइंट है, स्ट्रेस अलोन डज नॉट कॉज सिजोफ्रेनिया बट इट कैन ट्राइगर सिम्टम्स इन पीपल हु आर ऑलरेडी वुल्नरेबल। मतलब कि स्ट्रेस किसी भी प्रकार से सिजोफ्रेनिया को कोज नहीं करता, पर लगभग वही सिम्टम्स हमें शो करते हैं जो सिजोफ्रेनिया वाले ही हो। Example of stress, death of a loved and a childhood trauma, abuse, neglected, job loss और रिलेशनशिप ब्रेकडाउन। जैसे इसका कुछ उदाहरण है, जैसे कि फैमिली में अचानक ही किसी की डेथ हो गई हो जिनसे हम बहुत प्यार करते हो, या फिर बचपन में हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का भ्रम बैठ गया हो, किसी प्रकार का डर बैठ गया हो। एब्यूज़ यानी कि कुछ घटना हो चुकी हो हमारे पास, कुछ नकारात्मक विचार हो सकते हैं, हमारे अचानक किसी व्यक्ति का अचानक ही जॉब चले जाए जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाए, उसका किसी का रिलेशनशिप अचानक ही टूट जाए जिससे वो बहुत अधिक अटैच्ड था, जिस वजह से उसका जो माइंड है पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता, एक तरह से वो डिप्रेशन वाली कंडीशन कॉज कर सकता है, तब भी हमें सिजोफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब सामाजिक और पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं जिससे किसी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो सकता है। फर्स्ट है, लिविंग इन अ हाई स्ट्रेस और एब्यूसिव इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ही अधिक तनावपूर्ण वातावरण में रह रहा हो तो भी उसे उसकी जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य, उस पर सीधा सीधा अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है, अर्बन लिविंग, पॉवर्टी, सोशल आइसोलेशन और अ लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट में कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। यानी कि अर्बन एरिया में कोई व्यक्ति रह रहा हो जहाँ पर बहुत गरीबी हो, सामाजिक आइसोलेशन यानी कि समाज में किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं हो, वहाँ पर एजुकेशन की कमी हो और जो फैमिली सपोर्ट है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से मनुष्य के ब्रेन में जो मैसेज जाने चाहिए वो पूरी तरह से नहीं जाता, उसका जो माइंड है वो नेगेटिव सोचने लगता है। तो हम जो व्यक्ति है सिजोफ्रेनिया की कंडीशन उसको होने की संभावना हो सकती है।
migrants and people from minority community also slow slightly higher risk due to social stress. ऐसे व्यक्ति जो अपना गांव शहर छोड़कर किसी और शहर या देश में काम करने के लिए चले गए हो, जहां पर पीपल को माइनॉरिटी नहीं मिल सकती है, जो समुदाय होता है वो माइनॉरिटी वाला नहीं हो, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो, एक समान व्यवहार ना किया जाए, या फिर समाज द्वारा किसी व्यक्ति को बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता हो, तब भी हमें सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि किसी व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है कितना विकसित है या नहीं। यदि उसका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत अच्छा रहेगा तो उसको आसानी से किसी भी प्रकार की डिसीज कोज नहीं कर पाएगी, लेकिन किसी व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है कमज़ोर रहेगा तो आसानी से कोई भी बीमारी उसको घर कर सकती है। न्यू रिसर्च सजेस्ट द इम्यून सिस्टम्स में प्ले अ रोल। नई रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है मानव जीवन में। इन सम केसेस द इम्यून सिस्टम माइट wrongly अटैक ब्रेन सेल्स कॉजिंग इन्फ्लामेशन दैट अफेक्ट मेंटल इन्फेक्शन, यानी कि कुछ केसेस में देखने को मिला है कि डायरेक्ट ही इम्यून सिस्टम के द्वारा ही ब्रेन की जो सेल्स होती है उस पर अटैक किया गया। यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम विकसित नहीं है तो वो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है या फिर किसी भी प्रकार के समाज द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, या कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा हो, लेकिन इम्यून सिस्टम उसका उतना विकसित नहीं है जिसकी वजह से इन सारे पदार्थों के विरुद्ध उसकी जो बॉडी है वो रिएक्ट कर सके, तो क्या होगा, जो उसका मेंटल फंक्शन जो दिमाग है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका मेंटल फंक्शन पूरा नहीं रहेगा, तब भी हमें सिजोफ्रेनिया कंडीशन देखने को मिलेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती है जिसकी वजह से मनुष्य किसी न किसी प्रकार के मेंटल इश्यूज से गुजरता है। यदि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो वो मेंटल इश्यूज से पार हो सकता है, जिससे उसको लड़ने की सामाजिक या फिर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से लड़ने की उसमें क्षमता रही तो उसको किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं हो पाएगी। ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि सिजोफ्रेनिया को डायरेक्टली ही अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी के साथ अगले ब्लॉग में नए क्वेश्चन के साथ, नई बीमारी के साथ।